Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back on exam दोस्त. We are live again in the course on control systems. तो यार आज इस सेशन के अंदर हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाने वाले हैं स्टेट स्पेस का. बट इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, फटाफट बता दीजिए भाई, स्टेट स्पेस का जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था वो क्लियर है सभी को कि स्टेट मॉडल कैसे बनाते हैं यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ डू यू क्रिएट अ स्टेट मॉडल यूजिंग अ नेटवर्क. दो चीजों से आपने स्टेट मॉडल बनाना सीखा था, वन यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड यूजिंग अ नेटवर्क. वो चीज क्लियर है सभी को? बताइए भाई फटाफट. एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट? कम ऑन एवरीवन, आप सभी लोगों को क्लियर है भाई? बोलिए जल्दी से. अभी तक जितना भी कवर किया सबको क्लियर? चलो फिर तो इसी बात पे शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर, स्टेट स्पेस एनालिसिस पार्ट नंबर 2. लास्ट क्वेश्चन में डाउट था, तो भाई टेलीग्राम पे डाल दिए होते ना, इतना काहे के लिए इंतजार कर रखे हो? असाइनमेंट के लास्ट क्वेश्चन में कि क्लास के लास्ट क्वेश्चन में? क्योंकि क्लास के क्वेश्चन तो बड़े सिंपल ही थे. आईसी का वैल्यू आया था वो क्लियर नहीं है, वो कह रहे हो क्या -IL1 -IL2? अरे भाई उस नोड पे केसीएल लगा लो, तीनों करंट आउटगोइंग है तो लिख लो IC प्लस IL1 प्लस IL2 इक्वल टू 0. तो IC आ जाएगा -IL1 -IL2. तीनों करंट आउटगोइंग थे ना, तो तीनों का सम 0 कर दो, सिंपल. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं भाई. तो आज हम लोग क्या देखेंगे ना बेटा, SFG से स्टेट मॉडल में कैसे जाते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम लोग स्टेट मॉडल के अंदर कैसे जाते हैं. सबसे पहले हम लोग ये चीज कवर करने वाले हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम, क्योंकि गेट में कई बार बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां सिग्नल फ्लो ग्राफ देके मैट्रिक्स निकलवाता है. अब सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ का एक बार बेसिक रिवाइज कर लेते हैं. समिंग नोड क्या होती है बेटा? समिंग नोड होती है जहां पे आपके पास मल्टीपल इनपुट ब्रांचेस आती हैं. मल्टीपल इनपुट ब्रांचेस अगर होती हैं, मल्टीपल इनकमिंग ब्रांचेस हम कह सकते हैं. तो यहां पे नोड वेरिएबल क्या होता है भाई? नोड पे लिखा हुआ वेरिएबल क्या होता है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इनकमिंग ब्रांचेस. ठीक है, सम ऑफ ऑल इनकमिंग ब्रांचेस, ये होता है आपके नोड का वेरिएबल. यानी ये जो V है दिस विल बी A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3, ये हो जाएगा. अब यहां से अगर मल्टीपल ब्रांचेस आउटपुट पे जा रही हैं, जैसे Z हो गया, Z विल बी A4V, इस टाइप से हो जाएगा. तो याद रखिएगा बेटा, नोड का जो भी वेरिएबल होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ में, दैट इज ऑलवेज सम ऑफ द इनकमिंग ब्रांचेस. टेक ऑफ नोड क्या होती है भाई? जहां एक इनपुट होता है, मल्टीपल आउटपुट होते हैं. तो यहां पे Z1 जो है आपका, ये भी X के बराबर हो जाता है और Z2 भी आपका X के बराबर हो जाता है. तो टेक ऑफ का मतलब क्या है? एक ही वेरिएबल को आपने मल्टीपल ब्रांचेस पे भेजा हुआ है. ठीक है, सेम वेरिएबल को यू हैव सेंट इट टू मल्टीपल ब्रांचेस. फिर इसके बाद पोटेंशियल ऑफ अ नोड, जैसा मैंने बताया बेटा कि यहां पे आपको क्या करना होता है, सम ऑफ द इनकमिंग ब्रांचेस आपको करना होता है. सम ऑफ द इनकमिंग ब्रांचेस आप करते हैं. ये बात क्लियर है? तो देखिए बेटा क्या होता है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि आपका एक एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटर. ठीक है, इंटीग्रेटर हम लोग जिसको कहते हैं. इंटीग्रेटर में क्या होता है, अगर आप डेरिवेटिव डालते हैं बेटा, अगर मेरे बच्चों आप डेरिवेटिव डालते हैं x ऑफ t का, अगर आप ऐसे लिखते हैं d/dt ऑफ x ऑफ t, तो इंटीग्रेटर आएगा x ऑफ t. अगर मेरे बच्चों आप यहां पे ऐसा लिखते हो लैपलास डोमेन में, अगर आप लैपलास डोमेन में लिखते हो s एक्सेस, तो आपको मिलेगा x ऑफ s. ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेटर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी कभी आप बेटा सिग्नल फ्लो ग्राफ को, सुन लीजिए ध्यान से, जब भी कभी आप सिग्नल फ्लो ग्राफ को कन्वर्ट करेंगे स्टेट मॉडल में,
तो जितने भी इंटीग्रेटर लगे हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में, इंटीग्रेटर कैसे पहचानोगे? 1/s से। जितने भी इंटीग्रेटर लगे हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ में, हर इंटीग्रेटर के आउटपुट पे क्या मानना पड़ेगा? एक स्टेट वेरिएबल मानना पड़ेगा। हर इंटीग्रेटर के आउटपुट पे क्या एज्यूम करना पड़ेगा? एक स्टेट वेरिएबल आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तभी आप सिग्नल फ्लो ग्राफ को स्टेट मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो यानी इंटीग्रेटर के ब्लॉक से पहले फिर क्या आ रहा होगा? अगर इंटीग्रेटर का आउटपुट आपका एक स्टेट वेरिएबल है, तो इंटीग्रेटर का इनपुट क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ द स्टेट वेरिएबल। आप याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, जब आप स्टेट इक्वेशन लिखने जाते हो तो आपको क्या करना रहता है? आपको हर स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव चाहिए होता है। अब मैंने बोल दिया इंटीग्रेटर का आउटपुट ही आपका स्टेट वेरिएबल है, तो बेसिकली आपको किस चीज पे काम करना है बच्चों? आपको इंटीग्रेटर के इनपुट को फाइंड करना होगा, क्योंकि दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द स्टेट वेरिएबल। जब भी स्टेट इक्वेशन लिखने जाते हैं, फिर से सुन लीजिए, जब भी स्टेट इक्वेशन लिखने जाते हैं x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu, तो वहां पे हमें क्या चाहिए होता है? हमें डेरिवेटिव ऑफ द स्टेट वेरिएबल चाहिए होता है। और स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव कहां पे दिखता है? इनपुट टू द इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर के इनपुट में नजर आता है। इसीलिए आपको क्या करना है? इंटीग्रेटर का इनपुट निकालना है। और कैसे निकालोगे? एसएफजी की बेसिक प्रॉपर्टी से, दैट इनपुट ऑफ एन इंटीग्रेटर, दैट इनपुट ऑफ एन इंटीग्रेटर या फिर नोड, आउटपुट ऑफ अ नोड इज सम ऑफ ऑल द इनकमिंग ब्रांचेस। जो इंटीग्रेटर का इनपुट है वो भी तो एक ब्रांच ही है ना, तो इस ब्रांच की वैल्यू कैसे निकालोगे? सम ऑफ द इनकमिंग ब्रांचेस। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी लगानी होती है। तो देखो भाई, आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर स्टेट वेरिएबल होता है, और स्टेट वेरिएबल ट्रांसफर्स टू न्यू नोड ओनली व्हेन इट इज अ टेक ऑफ नोड। यानी स्टेट वेरिएबल अगली नोड पे तभी पहुंचेगा जब आपने वहां से कोई ब्रांच निकाली होगी, व्हेन इट इज अ टेक ऑफ नोड। बात समझ रहे हो? जैसे एक नोड पे आपका स्टेट वेरिएबल आ गया, अब यही स्टेट वेरिएबल आगे की नोड्स पे जाएगा अगर वहां से आपने ब्रांच निकाली होगी। अब जैसे ये देखो, यहां पे आपने बोला कि आउटपुट क्या है? x1 है। अब यहां पे आउटपुट जो आपका x1 है, इंटीग्रेटर का आउटपुट, ये x1 डॉट का इंटीग्रेशन है। बट ये जो नोड है ना, ये क्या है बेटा? ये x1 प्लस a1 x2 प्लस a2 x3 है, a2 x3 है। अब यहां पे इंटीग्रेटर का आउटपुट आपका नोड का वेरिएबल नहीं बन रहा है। यहां पे अगर आप पहले डायग्राम में देखोगे, इस नोड पे सिर्फ इंटीग्रेटर का आउटपुट नहीं आ रहा है, यानी दिस नोड इज नॉट द स्टेट वेरिएबल। इस नोड पे और भी ब्रांचेस आ रही हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आप क्या कह सकते हो? नोड डज नॉट रिप्रेजेंट, node does not represent state variable as there are multiple incoming branches। क्योंकि यहां पे भैया मल्टीपल इनकमिंग ब्रांचेस हैं। समझ गए क्या? बोलो भाई। तो फिर सर नोड पे कैसे दिखाएं स्टेट वेरिएबल? अब इस पे भी समझिएगा। इसके लिए ना आपको एक एक्स्ट्रा नोड दिखानी पड़ेगी। इसके लिए आपको जो है ना एक एक्स्ट्रा नोड दिखानी पड़ेगी बच्चों। यहां पे देखो, ये x1 का डॉट हो गया, तो ये x1 आ गया। अब ये जो x1 है ना, इस नोड पे आ गया। अब आप यहां 1 का गेन लेकर के फिर एक नई नोड बना लो z1। अब z1 जो होगा आपका, वो ये वाला है। यानी आपने बीच में एक और नोड इंसर्ट कर दी, ताकि आप उस नोड पे क्या दिखा पाएं? एक स्टेट वेरिएबल दिखा पाएं। ठीक है? ताकि आप उस नोड पे क्या दिखा पाएं? स्टेट वेरिएबल दिखा पाएं। तो हम लोगों ने यही बोला था, स्टेट वेरिएबल नोड पे तभी आता है जब वो नोड टेक ऑफ नोड होती है। ये वाली नोड टेक ऑफ नोड नहीं है। ये वाली नोड कैसी है? ये नोड है आपकी समिंग नोड। दिस इज नॉट अ टेक ऑफ नोड, इट इज अ समिंग नोड। यहां पे इनकमिंग ब्रांचेस का सम हो रहा है। अब यहां पे देखो यार, यहां पे अगर आपका ये x1 का डॉट है,
तो इस पे तो एक ही इनकमिंग ब्रांचेस है, इस पे तो एक ही इनकमिंग ब्रांच है। अगर इस पे मेरे बच्चों एक ही इनकमिंग ब्रांच है तो ये नोड आपकी टेक ऑफ नोड हो गई। ये कैसी हो गई? टेक ऑफ नोड हो गई भाई। और टेक ऑफ नोड पे जब एक ही इनकमिंग ब्रांच आपको नजर आ रही है तो इस नोड का जो पोटेंशियल है, इस नोड का जो पोटेंशियल है ना बेटा, वो x1 डॉट का इंटीग्रेशन x1 ही है। तो आपका x1 नोड पे आप तभी दिखा सकते हो जब उस नोड पे सिर्फ एक इनकमिंग ब्रांच होगी, दैट इज द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर। अगर उस नोड पे मल्टीपल इनकमिंग ब्रांचेस होंगी देन द पोटेंशियल ऑफ दैट नोड और द वैल्यू ऑफ दैट नोड इज नॉट द स्टेट वेरिएबल। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, देखो। if at a node there is only one incoming branch, there is only one incoming branch, that is output of integrator। कौन सी इनकमिंग ब्रांच है? आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर। देन नोड पोटेंशियल, सिंपल भाषा में लिखें तो नोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टेट वेरिएबल। अगर एक ही इनकमिंग ब्रांच है तो वही स्टेट वेरिएबल ही नोड की वैल्यू बनेगा। इफ there are multiple incoming branches at a node, then node variable या node potential is not equal to state variable। तब ना आपको मजबूरी में स्टेट वेरिएबल ब्रांच पे दिखाना पड़ेगा, या तो फिर मेरे बच्चों आप एक नई नोड इंसर्ट करोगे, या तो आप ऐसा दिखा दो कि भैया इस ब्रांच पे जो वैल्यू है वही स्टेट वेरिएबल है, या तो फिर आप क्या कर लो, एक बीच में नई नोड को इंसर्ट कर लो, या तो बीच में एक नई नोड को आप इंसर्ट कर लो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप लोग शॉर्ट नोट्स में डाल लेना। ठीक है भाई, चल अब देखो आपको क्या करना होता है, एक डमी वेरिएबल डालना होता है इंटीग्रेटर के पाथ में। जैसे आपने एक डमी नोड डाल दी ना यहाँ पे x1 की, तो आप ये कर सकते हो। और कितने स्टेट वेरिएबल आपको मानने होंगे, दैट इज नंबर ऑफ इंटीग्रेटर। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे देखो ये एक एग्जांपल है स्टेट मॉडल। ठीक है, अब सबसे पहले इंटीग्रेटर के पीछे आप क्या ले लीजिए, x1 डॉट। इंटीग्रेटर के पीछे यहां पे देखिए x1 आएगा। अब इस नोड पे आप खुद ये देख सकते हो मल्टीपल इनकमिंग ब्रांचेस हैं। देखो एक तो ये x1 आ रहा है और एक बेटा ये पीछे से घूम के एक और ब्रांच आ रही है। यहां पे आप खुद ये देख सकते हो देयर आर मल्टीपल इनकमिंग ब्रांचेस, करेक्ट। जब मल्टीपल इनकमिंग ब्रांचेस होंगी तब नोड की वैल्यू स्टेट वेरिएबल नहीं होती है। बात जा रही है दिमाग में? नोड की वैल्यू स्टेट वेरिएबल नहीं होगी अगर एक नोड पे मल्टीपल इनकमिंग ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब इस नोड पे आप एक नया स्टेट वेरिएबल मानो, क्योंकि इंटीग्रेटर का इनपुट है ना x2 डॉट, और इस ब्रांच को आप लो x2। अब बेटा ये वाली जो नोड है इस पे सिर्फ एक इनकमिंग ब्रांच है। ये वाली जो नोड है इस पे सिर्फ एक इनकमिंग ब्रांच है, तो इस नोड पे वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 ही हो जाएगी। नोड पे वैल्यू क्या हो जाएगी, x2। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ रही है? इंटीग्रेटर का आउटपुट स्टेट वेरिएबल होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि नोड पे जो वैल्यू मिल रही है वो भी स्टेट वेरिएबल हो। नोड पे वैल्यू स्टेट वेरिएबल के बराबर होगी, लेकिन कब? जब मेरे बच्चों उस नोड पे मात्र एक ब्रांच
उस नोड पे मात्र एक ब्रांच इनपुट होगी, दैट इज द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर। ऋतिक भाई ये इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर का आउटपुट x1 आएगा मान लिया, लेकिन इस नोड पे ना सिर्फ x1 आ रहा है, पीछे से एक और ब्रांच आ रही है, तो आप इस नोड को x1 नहीं कह सकते, आप इस नोड को x1 नहीं कह सकते, क्योंकि इंटीग्रेटर का आउटपुट x1 है, यहां से एक और ब्रांच आई, तो ये नोड जो है सम ऑफ इनकमिंग ब्रांचेस होगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू x1। ऐसे इस इंटीग्रेटर का इनपुट लिया x2 डॉट, इंटीग्रेटर का आउटपुट था x2। अब ये नोड देखो, इस पे एक ही इनकमिंग ब्रांच है x2, तो ये नोड भी x2 के बराबर हो गई, ये नोड भी x2 के बराबर हो गई। जिस नोड पे सिर्फ एक इनकमिंग ब्रांच होगी, दैट इज द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर, वो नोड स्टेट वेरिएबल के बराबर होगी। जिस नोड पे मल्टीपल इनकमिंग ब्रांचेस होंगी, वहां उन ब्रांचेस का सम करना पड़ेगा। यही तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का नियम कहता है। इसमें बताओ कोई लॉ वो है क्या, कोई नया कॉन्सेप्ट? सिग्नल फ्लो ग्राफ का नियम यही कहता है भाई कि जो भी एक नोड पे वैल्यू डालोगे या नोड का पोटेंशियल आप लिखोगे, दैट विल बी द सम ऑफ द इनकमिंग ब्रांचेस। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं जिस पे एक ही ब्रांच है तो वही ब्रांच के बराबर हो जाएगी उसकी वैल्यू, लेकिन जिस पे मल्टीपल ब्रांचेस है उनको ऐड करना पड़ेगा। अब आपको स्टेट इक्वेशन में क्या फोकस है? डेरिवेटिव ऑफ द स्टेट वेरिएबल। ये देखो, ये x1 डॉट है, इसमें दो इनकमिंग ब्रांचेस हैं, इसको ना u कर लो, रेदर देन एक्सेस लिखो, u कर लो और इसको y कर लो। इस पे दो इनकमिंग ब्रांचेस हैं, एक तो 2u और एक यहां से x2 वाली आ रही है विद अ गेन -1, 2u माइनस x2। अब ये वाली जो नोड है ये है x2 डॉट, ये जो नोड है ये x2 डॉट है। इस पे आप देखो एक तो ब्रांच आ रही है x1, एक यहां से आ रही है, इसका गेन भी -1 ही लिख लो, दो गेन देने चाहिए थे, एक यहां से आ रही है -x2। इस नोड पे दो इनकमिंग ब्रांच आ रही हैं। अब यहां पे y देखिए, y पे क्या क्या आ रहा है? y पे अगर आप देखोगे, एक ऊपर से x2 डॉट आ रहा है क्योंकि नोड की वैल्यू है x2 डॉट, और इस नोड की वैल्यू है x2, तो इधर से आ रहा है x2। x2 डॉट इज x1 माइनस x2 प्लस x2, ये आ गया x1। मैंने यहां x2 डॉट का वैल्यू डाल दिया x1 माइनस x2, तो आपको मिल गई भाई सारी इक्वेशन जितनी चाहिए थी। अभी इस पे और एग्जांपल्स देखेंगे, बट पहले एग्जांपल से फील लेने की कोशिश करो कि आपको करना कैसे है एग्जाम में। और एग्जाम में ना ऑप्शन में रो शफल भी हो सकती है, क्योंकि देखो x1 x2 मैंने तो अपने मन से माने हैं ना, अगर आगे वाले को x1 मानता पीछे वाले को x2, तब मेरी रो और कॉलम शफल हो जाते। तो वो भी आपको एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, अगर आपका ऑप्शन मैच ना करे कि x1 x2 अगर एक्सचेंज होते तब आपका रिजल्ट कैसा आता। अब देखो भाई, x1 डॉट की इक्वेशन में क्या आ रहा है? x1 डॉट की इक्वेशन में आ रहा है -x2, x1 तो आ ही नहीं रहा, और 2u। x2 डॉट में आ रहा है x1 माइनस x2 और u तो आ ही नहीं रहा। y में आ रहा है x1, कोई x2 नहीं आ रहा, खत्म। y में बस x1 आ रहा है, कोई x2 नहीं आ रहा। अब तो ये क्लियर है ना, इक्वेशन से जो हम मैट्रिक्स लिखते हैं, बताओ इक्वेशन से जो हम मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स तो क्लियर है ना। इक्वेशन में बस कोएफिशिएंट देखने होते हैं, यहाँ x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 का -1, u का है ही नहीं, यहां u का 2, x2 का -1, x1 का 0 है। इस टाइप से बस कोएफिशिएंट देखने हैं भाई, ठीक है। चल एक और एग्जांपल करते हैं भाई, एक और एग्जांपल करते हैं। अब यहां पे भी देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे होगा ये। एक सेकेंड यार, चलो ठीक है। आपको क्या पता है, इंटीग्रेटर के आउटपुट पे स्टेट वेरिएबल मानना पड़ता है x3, तो यहां पे क्या हो गया x3 का डॉट। अब ये नोड ही हो गई ना बेटा, नोड इज इक्वल टू x3 हो गई, क्योंकि नोड पे एक ही इनकमिंग ब्रांच है, नोड पे एक ही इनकमिंग ब्रांच है, तो नोड इक्वल टू x3 हो गई। अब ऐसे ये देखो, इसको आपने बोल दिया, यहां पे इंटीग्रेटर का आउटपुट था x1,
तो नोड ही आपकी x1 हो गई। वाई सर? क्योंकि एक ही इनकमिंग ब्रांच है ना, बाकी आउटगोइंग आउटगोइंग आउटगोइंग। जिस किसी नोड पे एक ही इनकमिंग ब्रांच होगी तो वहां पे मेरे बच्चों आपका नोड का वेरिएबल ही या नोड का पोटेंशियल ही स्टेट वेरिएबल होगा। अगर एक ही इनकमिंग ब्रांच होगी तो नोड पे जो वेरिएबल आएगा वही आपका स्टेट वेरिएबल आएगा। x2 डैश इक्वल टू x1 कैसे लिखोगे राजू भाई? वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में था ना, वो ऐसा थोड़ी है कि हर जगह x2 डैश इक्वल टू x1 ही होगा। x2 डैश पे यहां पे देखना जरा, x2 डैश पे एक x1 की ब्रांच आ रही है और एक यहां से माइनस x2 भी तो आ रही है। इसको कैसे इग्नोर कर दोगे इस इनकमिंग ब्रांच को? अनुराग भाई कह रहे हैं सर इक्वेशन एक बार बता दीजिए। अनुराग भाई सिग्नल फ्लो ग्राफ का नियम ये कहता है किसी भी नोड पे जो वेरिएबल लिखा है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनकमिंग ब्रांचेस। यहां से ब्रांच आई 2u, यहां से x2 वेरिएबल है, x2 इंटू -1 ये आई -x2, तो 2u और -x2। ये है नोड आपकी x2 डॉट। इस नोड पे एक ब्रांच आई x1, एक इधर से आई -1 इंटू x2, तो x1 और -1 इंटू x2। फिर यहां पे देखो y पे यहां से उठ के आ रही है x2 डॉट, ये जो नोड है ना ये x2 डॉट है नोड, यहां से उठ के आ रही है x2 डॉट, यहां से उठ के आ रहा है x2, तो मैंने बोला y में x2 डॉट और x2 का सम हो जाएगा, फिर x2 डॉट का वैल्यू डाल दिए, खत्म। अब देखो यहां से क्लियर हो जाएगा, इस नोड पे होगा x1 डॉट, इस नोड पे होगा x2 डॉट, ठीक है। अब जरा देखें भाई इक्वेशन, x1 डॉट की इक्वेशन क्या होगी? x1 डॉट की आप देखो यहां से u1 आ रहा है, एक इनकमिंग ब्रांच, यहां से माइनस अल्फा x1 आ रहा है, माइनस अल्फा गेन है, x1 वेरिएबल है, यहां से माइनस बीटा x2 आ रहा है। ये तो पता है ना ब्रांच की वैल्यू कैसे लेते हैं? ब्रांच की वैल्यू होती है नोड का वेरिएबल या नोड का पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय गेन। नोड का पोटेंशियल है x2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस बीटा, तो माइनस बीटा x2। अब x2 डॉट देख लो, ये रहा, एक ब्रांच आई u2, फिर यहां से आई माइनस गामा x2 और ऊपर से आई बीटा x1, बीटा x1, ठीक है। अब इसके बाद x3 पे आ जाओ, x3 डॉट पे, x3 डॉट पे दो इनकमिंग ब्रांचेस आ रही हैं, अल्फा x1 प्लस गामा x2, ये हो गया। x1 और x1 डॉट कैसे ले रहे हैं? ध्रुवा बेटा इंटीग्रेटर का इनपुट हमेशा स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेटर का आउटपुट स्टेट वेरिएबल होगा, यही तो अभी नियम में लिखवाया। इंटीग्रेटर का इनपुट होगा स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव, इंटीग्रेटर का आउटपुट होगा स्टेट वेरिएबल, ये लिखवाया भी था। डेरिवेटिव का जब इंटीग्रेशन करते हैं तभी तो वेरिएबल मिलता है, क्योंकि बेटा इक्वेशन टाइम डोमेन में बना रहे हैं निर्मल, लैपलास डोमेन में नहीं बना रहे, ठीक है, लैपलास डोमेन में नहीं बना रहे। पिछले वाले मेथड से इजी है माने? पिछले वाला मेथड कौन सा बेटा? ये सारे अलग अलग प्रॉब्लम है, पिछले लेक्चर के जो क्वेश्चन थे उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। पिछले लेक्चर में आपने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टेट मॉडल में कैसे आना है, आपने देखा नेटवर्क से स्टेट मॉडल में कैसे आना है, अब आप देख रहे हो सिग्नल फ्लो ग्राफ से स्टेट मॉडल में कैसे आना है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। पिछले वाले लेक्चर के क्वेश्चंस का इस मेथड से कोई वास्ता नहीं, ना तो ये क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर से हो सकता, ना पिछले लेक्चर के क्वेश्चन इस वाले मेथड से हो सकते हैं, ठीक है भाई। और पिछले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में सेम ही तो मेथड लगा रहा हूं अगर इन्हें कंपेयर कर रहे हो। हाँ जी, अब ये आ गया। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सजा लिया जाए। मेरी इक्वेशंस क्या आ रही हैं? हो सकता है देखो यार इसने अलग माना हो x1 x2 x3 का ऑर्डर, मैंने अलग माना हो, तो मुझे शफल करके भी चेक करना पड़ेगा। अगर मेरा कोई ऑप्शन मैच नहीं करता ना तो मुझे शफल करके भी चेक करना पड़ेगा। देखो जरा, अब की बार इनपुट भी दो हैं, u1 और u2। इनपुट भी बेटा मेरे पास दो हैं, u1 u2।
अब देखो x1 डॉट में x1 का कोएफिशिएंट माइनस अल्फा, x2 का माइनस बीटा, x3 आया ही नहीं। सी वगैरह नहीं दे रखा ना ऑप्शन में, तो निकालना ही नहीं है, हमें आउटपुट दिखाया ही नहीं है। x1 का माइनस अल्फा, x2 का माइनस बीटा, x3 आया ही नहीं। इसमें देखो x1 का बीटा है, x2 का माइनस गामा है, x1 का बीटा है, x2 का माइनस गामा है, और x3 आया ही नहीं। x3 वाले में देखो अल्फा गामा, और यहां x3 आया ही नहीं। ठीक है, अब u1 वाला देखो, इसमें बस u1 आ रहा है, इसमें बस u2 आ रहा है, इसमें कोई भी नहीं आ रहा। इसमें सिर्फ u1 आ रहा है, सेकंड वाले में सिर्फ u2 आ रहा है, और तीसरे में कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो भाई बी वाली मैट्रिक्स देख लो, ये तो गलत ही हो गई ना, 1 0 0 1 0 1, ये तो गलत हो गया। और देखो 1 0 0 0 1 1, ये भी गलत हो गया, 1 1 नहीं आ सकता। या तो बी हो सकता है बेटा, या तो डी हो सकता है, बी या डी एक हो सकता है। अब देखो जिसमें 0 0 आ रहा है, 0 0 आ रहा है, उसमें कोएफिशिएंट अल्फा और गामा आने चाहिए। आप ऐसे कंपेयर करो, जिसमें 0 0 आ रहा है उसमें कोएफिशिएंट अल्फा और गामा आने चाहिए। तो ये कंडीशन मीट हो रही है यहां पे। इधर देखो जरा, जिसमें 0 0 आ रहा है उसमें सिर्फ अल्फा आ रहा है, यहां पे ना गामा मिसिंग है, यहां पे गामा मिसिंग है, तो ये तो गलत ही है। 0 0 वाले में अल्फा गामा आ रहे हैं, चलो ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो फिर 1 0 वाले में आ रहा है माइनस अल्फा माइनस बीटा, 1 0 वाले में माइनस अल्फा माइनस बीटा, 1 0 वाले में माइनस अल्फा माइनस बीटा, 0 1 वाले में बीटा और माइनस गामा, 0 1 वाले में बीटा और माइनस गामा, 0 1 वाले में बीटा और माइनस गामा आ रहे हैं। हाँ, अब एक कॉलम आ रहा है माइनस गामा गामा बीटा, बी और इसमें कंफ्यूजन हो गया, माइनस गामा गामा बीटा, माइनस अल्फा बीटा अल्फा, माइनस गामा गामा माइनस बीटा बीटा अल्फा माइनस अल्फा। ये भी सही है यार, कॉलम भी मैच हो रहे हैं, रोज भी मैच हो रही हैं। बी और डी सेम ही लिख दिए हैं क्या एग्जैक्टली मैं ये नहीं देख पा रहा हूं क्या? अरे बी और डी सेम ही ऑप्शन है यार, बी और डी ना एग्जैक्टली सेम टाइप हो गए हैं, इसीलिए मैच हो रहे हैं। मैं वही कह रहा यार, कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा दोनों के अंदर, सारी चीजें मैच हो जा रही हैं, तो बी और डी आपके एग्जैक्ट मैच हो गए ना। समझ गए मैंने कैसे चेक किया? भाई इसने ऑर्डरिंग ही तो बदल सकता है ये x1 x2 x3 की, लेकिन जिस रो में 0 0 आ रहा है उसके कोएफिशिएंट में अल्फा और गामा आने चाहिए थे, तो मैंने देखा 0 0 वाले में अल्फा और गामा आ रहे हैं। 0 1 जिसमें आ रहा है उसमें बीटा और माइनस गामा आने चाहिए, 0 1 वाले में बीटा और माइनस गामा आने चाहिए, और जहां पे 1 0 आ रहा है माइनस अल्फा माइनस बीटा आने चाहिए, माइनस अल्फा माइनस बीटा। ऑर्डरिंग अलग हो सकती है, शफलिंग हो सकती है, लेकिन ये चीज कभी नहीं चेंज हो सकती। ठीक, चलो अब आप लोग बनाओगे इसको, बनाओ भाई। अब मैंने 2 एग्जाम्पल करके दिखा दिए, चलो अब आप लोग बनाओ यार इसको। चलो भाई, ऋतिक राम तुमसे आंसर की उम्मीद है बेटा इस क्वेश्चन में। जो बच्चे इतने सारे डाउट पूछते हैं उन्हें आंसर भी देना चाहिए ना, तभी तो मजे की बात है।
देखें भाई इसका सॉल्यूशन, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। हर इंटीग्रेटर के आउटपुट पे एक स्टेट वेरिएबल मान लो, और नोड पे एक ही इनकमिंग ब्रांच है, तो नोड को आप स्टेट वेरिएबल के इक्वल मान सकते हो। याद रहे, जब जब नोड पे सिर्फ एक ही इनकमिंग ब्रांच होगी, तब तब नोड आपकी स्टेट वेरिएबल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब x1 डॉट पे देखते हैं, आइए क्या आ रहा है। ये वाली नोड तो u के बराबर है। x1 डॉट पे u मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, फिर यहां से आ रहा है, यहां से बेटा आ रहा है इस वाली नोड पे क्या आ रहा है, x3 प्लस 7u। x3 प्लस 7u, क्या बात है, ये फीडबैक में जा रहा है। फीडबैक में ना x3 नहीं जा रहा है, अगर ध्यान से देखो भाई, x3 तो ये वाली नोड है, ये नोड जो है x3 प्लस 7u है, फीडबैक में जा रहा है x3 प्लस 7u, तो -4u और -2x3। चलो बहुत बेहतरीन। अब इस नोड पे आ जाओ भाई, x2 डॉट पे। x2 डॉट पे एक तो x1 गया है 1 के गेन के साथ, एक -4 गया है x3 प्लस 7u, और एक ना ऊपर से टपकता हुआ 3 भी नजर आ रहा है 3u। तो x1 -4x3 -28 प्लस 3 -25u। अब देखो x3 डॉट, इसमें क्या गया है, इसमें पीछे से गया है x2, इसमें यहां -8 के साथ आ रहा है x3 प्लस 7u। ठीक है, -8 के साथ आ रहा है x3 प्लस 7u प्लस 5u। ये बन गया भाई। अब y में क्या आ रहा है, y में सिंपल आ रहा है x3 प्लस 7u, है ना। ये बनी भाई सभी लोग की इक्वेशन, जल्दी जल्दी बोलिए भाई, यही इक्वेशन आ रही है सभी लोग की। x1 डॉट x2 डॉट x1 डॉट में आएगा -2x3, और u के साथ आ रहा है -4। फिर x2 डॉट में आ रहा है देखो 1 और -4, लेकिन x2 नहीं आ रहा ना, तो 1 और -4, और u के साथ आ रहा है -25। इधर आ रहा है x2 और 8x3, और u के साथ -51। अब y में तो सिर्फ x3 आ रहा है, तो x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। ये बताओ बना, -2x3 आ रहा है ना पी के भाई, 2x3 थोड़ी, बाकी 1 -8 -51। बाकी तुम्हारा बस x1 डैश में एक माइनस मिसिंग है, बाकी तो ठीक है। ये वाला देखो यार, अभी रुक जाओ, ये वाला मैं कराता हूं, पोल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, पोल्स ऑफ द सिस्टम मैं कराता हूं, अभी इसको रुक जाओ। एक काम करते हैं, ऐसा करें क्या, ठीक है चलो।
अब देखिए बेटा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि पोल्स ऑफ सिस्टम आर एक्चुअली eigenvalues are actually eigenvalues of matrix A। क्या होता है, जो भी आपके सिस्टम के पोल्स होते हैं ना, वो एक्चुअली ए वाली मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू होते हैं। आइगन वैल्यू जो आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हो ना, लीनियर अलजेब्रा में, दैट इज सेड टू बी योर आइगन वैल्यू। तो पोल्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इसीलिए बेटा जब कॉन्टिन्यूअस टाइम में बात करते हैं, आइगन वैल्यू कैसे निकाली जाती है लीनियर अलजेब्रा के अंदर, जब कॉन्टिन्यूअस टाइम सिस्टम में बात करते हैं तब आप क्या कहते हैं भाई, कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज मॉड एस आई माइनस ए इक्वल टू 0। आइगन वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं मैथ्स के अंदर, बस एस की जगह लैम्डा लिखा होता है। तो यहां पे हम लैपलास में काम कर रहे हैं, तो मॉड एस आई माइनस ए इक्वल टू 0। ए जो है आपकी ए मैट्रिक्स है m क्रॉस m। यहां पे m क्या है, m इज द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझते हो भाई, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते होगे। आई जो मैट्रिक्स है ये भी एक m क्रॉस m की मैट्रिक्स है। अब आप कहोगे सिस्टम स्टेबल कब होगा, बताइए आप ये कब बोलेंगे कि सिस्टम इज स्टेबल। सिस्टम इज स्टेबल इफ इट्स पोल्स लाई इन लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, लेफ्ट हाफ प्लेन में अगर लाई करेंगे तब आप सिस्टम को स्टेबल बोल देंगे, करेक्ट। अब मैंने तो ये भी बोला था मैं आपको डिस्क्रीट टाइम भी पढ़ाऊंगा भाई, अभी तक तो डिस्क्रीट टाइम का हमने कोई बात किया नहीं, अब बात करेंगे। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनती है ना, वो होती है मॉड जेड आई माइनस ए इक्वल टू 0। डिस्क्रीट में हम लोग z ट्रांसफॉर्म के अंदर बात करते हैं। किस में बात करते हैं बेटा, z ट्रांसफॉर्म के अंदर बात करते हैं, रेदर देन दी लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब यहां पे हम कहते हैं सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम इज स्टेबल if all poles lie inside unit circle। that is magnitude of pole is less than 1। यूनिट सर्कल के अंदर आने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोल आपका 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये चीज ना आप Z ट्रांसफॉर्म में पढ़ोगे जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ोगे, बट अभी के लिए कंडीशन याद रख लो दैट ऑल पोल्स मस्ट लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना जरूरी है। अब इस एग्जांपल पे आइए, यहां पे ये कह रहा है बताइए इस सिस्टम के पोल्स कहां होंगे। तो आपकी ए मैट्रिक्स आप देखिए, ये 2 क्रॉस 2 है ना, तो जब आप बेटा एस आई माइनस ए करेंगे तब आई मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ही लेना, तब आई मैट्रिक्स भी आप 2 क्रॉस 2 ही लेना, जो भी ए का ऑर्डर है ना उतनी ही। एस 0 माइनस 1 तो -1, 0 माइनस माइनस 20 इज प्लस 20, s माइनस माइनस 9 इज s प्लस 9। अब जब आप ये लिखेंगे मॉड ऑफ एस आई माइनस ए इक्वल टू 0,
तो देखो एस स्क्वायर प्लस 9s प्लस 20, तो यहां से पोल्स आ गए आपके, ठीक है, -4 और -5। तो यहां से सीधे सीधे आपके पोल्स आ जाते हैं। तो जो भी आपकी ए मैट्रिक्स है उसकी जो भी आपकी आइगन वैल्यूज हैं, दैट इज एक्चुअली योर पोल्स ऑफ द सिस्टम। क्लियर? चलो अब ये करो जरा, एक और सिग्नल फ्लो ग्राफ मैंने आपको दिया है, इसका आपको स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन बताना है। चलो मैं आपको 2 मिनट का लीड दे रहा हूं, मेरे से आगे चलो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा 2 मिनट के बाद। इतने आप लोग बनाइए। आया भाई आंसर? फटाफट बोलो यार। चलो देखें, देखो भाई, यहां पे ये नोड हुई x1 डॉट। अब इसके अंदर एक ही इनकमिंग ब्रांच है ना बेटा, तो इस नोड को ही x1 मान लो। याद रखना, ब्रांच होती है स्टेट वेरिएबल, इंटीग्रेटर का आउटपुट होता है बेटा स्टेट वेरिएबल। लेकिन अगर नोड पे एक ही इनकमिंग ब्रांच हो तब आप नोड को स्टेट वेरिएबल मान सकते हैं। ऐसे ही ये x2 डॉट भी मानोगे और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी एक ही इनकमिंग ब्रांच है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो x2 डॉट तो x1 के बराबर ही हो गया यार, ये दोनों एक ही नोड पे तो आ गए, x2 डॉट और x1। और x1 डॉट पे अगर देखोगे उस पे काफी कुछ आ रहा है यार, 1 इंटू यू आ रहा है, -21/4 x1 आ रहा है, -5 x2 आ रहा है। अगर y को देखोगे, y पे आ रहा है 5 x2 और 4 x1। बस बन गया। आप लोग इतना टाइम लगा दिए इस सवाल के अंदर, ये तो आप लोगों का काफी जल्दी कंप्लीट होना चाहिए था। x1 डॉट में क्या क्या आ रहा है भाई, -21/4 x1, -5 x2। x2 डॉट में क्या आ रहा है, x1, y और यहां पे आ रहा है u में 1 आ रहा है, और इधर कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर यहां पे y की अगर बात करें, 4 x1 है, 5 x2 है। ठीक है, ये आ गया, यही बन रहा है। क्या बात है, चलो अगला ट्राई करो भाई। अब की बार देखें, ऑप्शन भी है, इस बार तो आंसर आना चाहिए आप लोगों का।
बी तो देखो सभी में सेम है 001u, यानी पता है आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, बी जो है x3 वाले में दिख रहा है। अच्छा इन ऑप्शंस के अंदर ना एक गलती है, इन्होंने यार यहाँ पे डॉट नहीं लगा के दिया। पता आप एक चीज नोटिस करो, u जो है x3 वाले में आ रहा है, यानी इसने जो है ना पहले वाले को x3 माना है। ऑप्शन से आप इतना नोटिस कर सकते हो, सब में देखो u x3 लास्ट रो में आ रहा है, तो यानी इसको आपको, और इसने दिखाया भी है वैसे, दे तो रखा है x3 x2 x1, ये हो गया x3 का डॉट, इसने दे ही दिया है, आपको तो शफल करने की जरूरत भी नहीं है। x2 का डॉट, ये x2, फिर ये x1 का डॉट, और ये आपका x1। अब x2 का डॉट आपका x3 के बराबर है, दिख ही रहा है। x1 का डॉट आपका x2 के बराबर है। x3 का डॉट लिखना पड़ेगा, इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, -x3 -2x2 -3x1 प्लस u। तो यानी एक तो आ रहा है 010 001 -3 -2 -1, तो b आ रहा है। इजी है, अब लग रहा है बन जाएगा भाई। क्यों भाई, शुरू में तो तुम लोग देख के ही डर गए थे कि स्टेट स्पेस बनाना पड़ रहा है इससे हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ से। चलो अब खेल कर दो इसका, ये x2 दिखा रखा है, ये x1 दिखा रखा है, ये x3 दिखा रखा है। चलो कम ऑन, अगर ये ऐसे पोजीशन दे देता है ना तो बड़ा सही रहता है, अगर पोजीशन नहीं देता ना फिर हमें शफल करके चेक करना पड़ता है रोज को। आ भी क्या भाई ये, चलो देखें क्या बात है। अब तो स्पीड पकड़ ली है तुम्हारी गाड़ी ने भाई। x1 डॉट, इसमें अगर देखोगे इसमें क्या क्या जा रहा है, इसमें एक तो जा रहा है -2x1, एक पीछे से आ रहा है x2। x2 डॉट, इसके अंदर क्या क्या जा रहा है, x2 डॉट के अंदर क्या क्या जा रहा है बच्चों, आपका एक तो u जा रहा है, एक आ रहा है -2x2, -2x2 आ रहा है। x3 डॉट, इसके अंदर क्या क्या जा रहा है भाई, ये रहा x3 डॉट, इसके अंदर एक तो तुम्हारा u आ रहा है, एक -3x3 आ रहा है। और y भी लिख सकते हो, वैसे y इसने दिया नहीं है, इसने बस a मैट्रिक्स पूछी है, y भी लिख सकते हो 5x1 + 5x3। तो पहली रो में -210, फिर 0 -2 0, तो a बनेगा, और 0 0 -3 a आएगा। करेक्ट, इजी है। चल अब आते हैं बेटा स्टेट मॉडल फ्रॉम अ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, स्टेट मॉडल कैसे बनता है एक ट्रांसफर फंक्शन से। क्या होता है बेटा, एक सिस्टम जो है, एक सिस्टम जो होता है ना आपका, कोई भी एक कंट्रोल सिस्टम लोगे, उसका ट्रांसफर फंक्शन यूनिक हो सकता है, बट इट कैन हैव मल्टीपल स्टेट मॉडल्स। इसके स्टेट मॉडल अनेक हो सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन एक बट स्टेट मॉडल अनेक। ठीक है,
तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं ट्रांसफर फंक्शन देख के कैसे स्टेट मॉडल बना सकता हूं। अब आप कहोगे सर बन ही नहीं पाएगा, ये तो वन टू मैनी मैपिंग हो गया कि एक ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीपल स्टेट मॉडल बन सकते हैं, तो वन टू मैनी है, ये कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। यहां पे देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, कुछ ना आपकी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं जिनको कि आप किस नाम से जानते हैं, दे आर नोन एज द कैनोनिकल फॉर्म, दे आर नोन एज द कैनोनिकल फॉर्म। अब कैनोनिकल फॉर्म में देखो क्या क्या आती है, पहली आती है कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म, दूसरी आपकी आती है ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इनका मीनिंग क्या होता है, जब कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म, एंड द लास्ट वन इज योर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। ये चार होती है, ठीक है। अब देखो भाई मैं ना एक ट्रांसफर फंक्शन लेता हूं, मैं ना एक ट्रांसफर फंक्शन लेता हूं कुछ इस टाइप से, जैसे डिनोमिनेटर में मैं ले रहा हूं s³ प्लस a0s² प्लस a1s प्लस a2, और न्यूमरेटर में हम ले लेते हैं, यहां पे क्या ले लिया जाए कि c0 या फिर s² से लेते हैं ना, क्योंकि एक कोएफिशिएंट कम लेना पड़ेगा, ठीक है। किससे लें, c0s² प्लस c1s प्लस c2, ऐसे ले लो, ठीक है। ये आपने ले लिया, एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, एक ट्रांसफर फंक्शन है जो कि आपने इस फॉर्म में ले लिया। अब अगर आप कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म बनाते हो तो देखो आपको ए मैट्रिक्स ना ऐसे लिखनी होती है, 0 1 0 0 0 1, 1 को आगे बढ़ाते जाओ, लास्ट रो ऐसे लिखी जाती है कि ये रिवर्स ऑर्डर में, टेक नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, in last row of A, in last row of A, राइट टू लेफ्ट लीजिए बेटा लास्ट रो ऑफ ए में, ठीक है। अब बी में आपने सिंपली 1 0 0 1 डाल दिया। अब सी में क्या करते हैं, सी मैट्रिक्स के लिए, सी मैट्रिक्स के लिए भी ना बेटा यहां पे ऐसे ही चलो, बस नेगेटिव मत लेना, यहां पे ऐसे ही चलो बस नेगेटिव मत लेना, तो सी मैट्रिक्स आप लिख देना C2 C1 C0, ठीक है। ये आपको याद रखना है, याद रहना चाहिए भाई, ये यहां डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन से आप जो है ना स्टेट मॉडल लिख सकते हो। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ट्रांसफर फंक्शन देगा स्टेट मॉडल पूछ लेगा, चेक कर लेना कोई ना कोई ऑप्शन पक्का कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में होगा, पक्का कोई ना कोई ऑप्शन बेटा आपका कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में दे रखा होगा, विच विल मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू, बहुत इजी कर देगा आपका काम, ठीक है भाई। ये बात समझ में आई, ये कैसे करना है, चलिए आइए। अब ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, सेम ट्रांसफर फंक्शन देखिए कैसे लिखे थे, C0 से लिखे थे ना, हाँ C0s²
अब यहां पे हम लोग क्या कहते हैं भाई, यहां पे हम ये कहते हैं, देखिएगा, जो ए मैट्रिक्स लिखोगे ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में, वो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म का ट्रांसपोज आएगी। जो ए मैट्रिक्स आएगी ना ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में, वो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म का ट्रांसपोज आएगी। जो बी मैट्रिक्स आएगी ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में, वो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म का ट्रांसपोज आएगी, लेकिन सी का, बी जो है सी का ट्रांसपोज बनता है और सी जो है बी का ट्रांसपोज बनता है। सी जो है ना बी का ट्रांसपोज बनता है। समझ गए? तो यहां पे क्या हुआ देखो, 0 1 0 कॉलम्स में आ गए। अब बी में जो है ना सी वाला फंडा आ जाएगा, यानी C2 C1 C0, रो की जगह कॉलम फॉर्म में आ जाएगा भाई, और y जो हो जाएगा 0 0 1 x हो जाएगा। वैसे 0 0 1 के 1 0, हाँ 0 0 1, ठीक है ना, 0 0 1, आप इसको रॉन्ग मत समझ लेना यार, ये x है, स्टेट वेरिएबल, ठीक है, चमका। बी और सी एक्सचेंज हो गए, ट्रांसपोज होके ए का भी ट्रांसपोज हो गया, ए का भी ट्रांसपोज हो गया। अगला होता है बेटा डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म। डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म की बात तब होती है जब आप एक ट्रांसफर फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन करके उसके पोल्स में तोड़ लें। तो आप लोग क्या बोल रहे हो यहां पे, decompose a transfer function, decompose a transfer function using partial fraction ठीक है। All poles must be unique, सभी पोल्स जो है ना बेटा आपके यूनिक आने चाहिए। तो जैसे मान लो बेटा आपने ऐसे तोड़ लिया ट्रांसफर फंक्शन को, जैसे मान लो आपने ऐसे तोड़ लिया कि C1 बाय S प्लस P1 प्लस C2 बाय S प्लस P2 प्लस C3 बाय S प्लस P3, ठीक है। थर्ड ऑर्डर को आपने ऐसे तोड़ लिया बेटा 3 पोल्स के अंदर। अब यहां पे जो आपकी ए मैट्रिक्स आएगी ना, ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बनती है, इसीलिए कहते हैं डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म, और इसके डायगोनल एलिमेंट आइगन वैल्यूज होते हैं, यानी कि दे आर द पोल्स, है ना, करेक्ट। डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही आपके आइगन वैल्यूज होते हैं। आइगन वैल्यू माने कंट्रोल सिस्टम में क्या, पोल्स। डायगोनल एलिमेंट्स आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए और पोल्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, आइगन वैल्यू या पोल्स आ जाते हैं। लेकिन सर बी और सी का क्या, बी और सी देखो कई सारी तरीके से तोड़े जा सकते हैं। जैसे बी को आपने लिखा K1 K2 K3, सी को आपने लिखा सपोज M1 M2 M3। तो ये पता है क्या होता है रिलेशन इनका, कि भाई K1 M1 आपका ये कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए। यानी आप K1 और M1 कैसे भी चुन सकते हो एज लॉन्ग एज उनका प्रोडक्ट C1 के बराबर हो। K2 M2 आप कैसे भी चुन सकते हो जब तक उनका प्रोडक्ट C2 के बराबर हो। K3 M3 आप कैसे भी चुन सकते हो जब तक उनका प्रोडक्ट C3 के बराबर हो। यानी B और C वाली मैट्रिक्स आपकी मल्टीपल हो सकती है ना।
बी और सी वाली मैट्रिक्स आपकी मल्टीपल हो सकती है। ए वाली आपकी यूनिक है, बट बी और सी वाली आपकी मल्टीपल हो सकती है। बट इसके लिए क्या कंडीशन थी बेटा, कि सभी के सभी पोल आपके यूनिक आने चाहिए, करेक्ट, सभी के सभी पोल आपके यूनिक आने चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए पोल रिपीट हो गया तब क्या होगा, तब बात होती है बेटा जॉर्डन ब्लॉक की या जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की, जॉर्डन ब्लॉक की या फिर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की। तो यहां पे क्या होता है बेटा कि ए मैट्रिक्स को ध्यान देना होगा, पहले मैं लिख देता हूं बी एंड सी मैट्राइसेस आर सेम एज डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म। बी और सी तो वही है, पहले वाला ही है बेटा, बी और सी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ए मैट्रिक्स आपकी चेंज हो जाती है, ए मैट्रिक्स आपकी चेंज हो जाती है। जैसे मान लो एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, जैसे मान लो एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, उसके पास दो आइगन वैल्यूज हैं 1 1। ये दो आइगन वैल्यू बेसिकली क्या है, दीज आर रिपीटेड पोल्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, रिपीटेड पोल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं लिखेंगे 1001 आइडेंटिटी की तरह नहीं लिखेंगे भाई। अब आप ऐसे नहीं लिखोगे कि भैया आइगन वैल्यू सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पे डाल दो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपकी आइगन वैल्यू है बेटा, ये आपकी आइगन वैल्यू है, लेकिन 1 के आगे 0 की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अभी ज्यादा चमक नहीं रहा होगा क्योंकि आइगन वैल्यू भी 1 है और मैंने एक एक्स्ट्रा भी 1 ही डाला है। आप ले लो आइगन वैल्यू 2। 2 में क्या लिखोगे, देखो आप अगर डायगोनल लिखते तो कैसे लिखते, 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 लिखते। लेकिन अब लिखोगे 2 1 0 0 2 1 एंड देन 0 0 2 0 0 2। आप बात को समझिएगा बेटा, जो भी आपकी आइगन वैल्यू है उसके बाद एक 1 रखा जाएगा, 1 placed after eigenvalue, after eigenvalue not 0 अनलाइक डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं डीसीएफ, डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म। उसमें तो 0 आ रहा था ना, देखो हर पोल के बाद जीरोज आ रहे थे, हर पोल को चारों तरफ से जीरोज ने घेरा हुआ था। लेकिन यहां पोल के बाद आपको क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा। चमका ये, बी और सी मैट्रिक्स सेम रहेंगी, बस ए मैट्रिक्स बदल जाएगी। अब जैसे ये ले लो भैया, -2 3 बार रिपीट हो रहा है, -3 3 बार रिपीट हो रहा है, -4 4 बार रिपीट हो रहा है। तो पहले -2 का आप एक जॉर्डन ब्लॉक बनाओगे। ये देखो, ये 3x3 का एक जॉर्डन ब्लॉक बना। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में ना ये जो इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज के बॉक्सेस होते हैं, इसको आप जॉर्डन ब्लॉक कहते हो। फिर से समझना, आपके पास कितनी आइगन वैल्यू है बेटा, 8 है ना, तो मैट्रिक्स तो 8 क्रॉस 8 की बनेगी। इसमें एक एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज आएंगी, दे विल बी कॉल्ड एज अ जॉर्डन ब्लॉक, वो कहलाएंगी जॉर्डन ब्लॉक। ये देखो एक और जॉर्डन ब्लॉक, और ये 2 बार रिपीट होने वाले का जॉर्डन ब्लॉक। समझ गए, 3 जॉर्डन ब्लॉक से मिलके बनी है आपकी टोटल मैट्रिक्स, 3 जॉर्डन ब्लॉक से मिलके बनी है टोटल मैट्रिक्स। एक सेकेंड, यहां पे ना ये गड़बड़ी है, रुकिएगा बच्चों जरा। यहां पे भी 0 0 आएगा, यहां पे -4 1 0 0 0 0 0, ये ऐसे बनेगा, तब सही है। ये वाली जो है ये भी आपकी एक जॉर्डन ब्लॉक है। ठीक है,
ये भी आपकी एक जॉर्डन ब्लॉक है। क्लियर हो गई बात? बताओ, ये क्लियर हो गया किस तरह से आपको मैट्रिक्स डिजाइन करनी है? तो ये जॉर्डन ब्लॉक आगे याद रखना बेटा, जो लेक्चर लगेगा ना कल, सेकंड लेक्चर जो होगा कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी, वहां ये काम आता है। चलो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बच्चों की, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं स्टेट मॉडल से। देखो, पहले मैं कॉन्टिन्यूअस टाइम की बात करता हूं, अब उल्टा जाने की बात हो रही है बच्चों, अब उल्टा जाने की बात हो रही है। अब बात हो रही है स्टेट मॉडल से बाहर निकलने की, स्टेट मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन तक जाने की। अब कॉन्टिन्यूअस टाइम में आपकी स्टेट इक्वेशन क्या है? स्टेट इक्वेशन ये कहती है कि x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। अब ये ध्यान रखिएगा बेटा, यहां सब कुछ मैट्रिक्स हैं। क्या हो गया? कोई वन मिस हो गया तब, कोई वन मिस हो गया माने तो गलत हो जाएगा, और क्या होगा? थर्ड रो में पोल के बाद वन क्यों नहीं? बेटा ये 3x3 का ब्लॉक है ना, लास्ट में कब आता है सोहम भाई? अभी तो देखे थे लास्ट में, इसके बाद वन थोड़ी ना आएगा। ये तो 3 बार रिपीट हो रहा था, वो तो आपका डायरेक्ट बन गया। वो तो जो आपका 3 बार रिपीट हो रहा था वो आपने बना दिया। अब इसके बाद वन क्यों लगाओगे? तो 3x3 बन तो गया, इसकी कहानी यहां समाप्त हो गई। अब ये 3x3 बन गया क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो रहा है, ये 2x2 बन गया क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। आपको जॉर्डन ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशन से ही जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मैट्रिक्स बनानी है। ये जो मैट्रिक्स है ना, दिस इज कॉल्ड एज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। और इसके अंदर जो एक एक ब्लॉक है बेटा, इसके अंदर जो एक एक ब्लॉक है, दैट इज योर जॉर्डन ब्लॉक। ठीक है? हाँ, बहुत वक्त और मेहनत लगता है। चलो भाई आगे चलें। अब पीपीटी बनाने में लगता तो है भाई टाइम, इसी के लिए टीम रखी हुई है। मैंने 3 तो कंटेंट डेवलपर रखे हुए हैं, 3 टाइपिस्ट रखे हुए हैं, एक बंदा टेस्ट सीरीज के लिए, 2 बंदे एक मॉर्निंग के सब्जेक्ट के लिए, एक इवनिंग के सब्जेक्ट के लिए। हर कंटेंट डेवलपर के साथ एक टाइपिस्ट रखा हुआ है। तो ये सोचो मेरा इतना बजट तो यहीं पे इन्वेस्ट हो जाता है। आओ, अब यहां पे क्या होता है बेटा, ध्यान ये देना कि ये सारे के सारे आपके मैट्रिक्स हैं। टेक लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। ठीक है? अब यहां पे जब आप लैपलास लेते हो ना, तो डेरिवेटिव को आपने लिख दिया एस एक्सेस। भाई ट्रांसफर फंक्शन में कोई इनिशियल कंडीशन तो लेते नहीं है, तो सिंपल एस एक्सेस ही लिखो। काहे के लिए x0 को लेके आना? क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन की बात हो रही है। अब मेरे बच्चों, जब आप ये एक्सेस एक तरफ कलेक्ट करते हो ना, जब आप ये एक्सेस एक तरफ कलेक्ट करते हो, देखो एस एक स्केलार है, एस एक स्केलार है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान से सुनिएगा, एस एक स्केलार है, ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप एक स्केलार में से एक मैट्रिक्स नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, इसीलिए जब ए एक्सेस को लेफ्ट में लेके आओगे आप इसे लिखोगे एस आई माइनस ए एक्सेस। आइडेंटिटी की मदद से आपने उस स्केलार को क्या बना दिया? एक मैट्रिक्स। आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मदद से एक स्केलार को क्या बना दिया? एक मैट्रिक्स बना दिया। अब आप कहेंगे सर एक्सेस के लिए ना ये एस आई माइनस ए को नीचे ले जाओ, गलती भी मत कर देना, मैट्रिक्स से कभी डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे कि सर एक्सेस होगा, मैट्रिक्स में क्या लेते हैं? इनवर्स। कि सर एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी यूएस, ये आ गया। ठीक है? अगर -2 4 बार होता तो बेटा 4 बार लिख लेते, -2 1 0 0 0 -2 1 0 0 0 -2 1 0 0 0 -2, ऐसे। ठीक है रौनक भाई? अब ये मत कहना 5 बार होता तो, है ना, नहीं तो रात निकल जाएगी, तुम 100 तक तो गिनती कर ही लोगे। आओ भाई, अब इसके बाद आपको क्या पता है, आपने y की इक्वेशन भी पढ़ी है, cx प्लस डी यू। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो आउटपुट बाय इनपुट निकालना ही है ना, ये तो स्टेट वेरिएबल आया, ये आउटपुट थोड़ी है, आउटपुट तो y है। अब आप क्या लिखेंगे कि y ऑफ s इज सी एक्स ऑफ s प्लस डी यू ऑफ s। अब यहां पे c में आप x ऑफ s की वैल्यू डाल दें,
एक्स ऑफ एस की वैल्यू आपने डाल दी बेटा, तो ये बन गया। ठीक है, अब y ऑफ s कितना हो गया इस लॉजिक से। लेकिन देखो ये ध्यान रखना, जब कभी ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे तो सिस्टम में एक इनपुट एक ही आउटपुट कंसीडर करना है, बाकी इनपुट और आउटपुट को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन इज कंप्यूटेड फॉर अ सीसो सिस्टम। अगर ये सिस्टम आपका मीमो सिस्टम है तो यू विल हैव टू कंसीडर ओनली वन आउटपुट एंड वन इनपुट एट अ टाइम। मैं लिख भी देता हूं, कंसीडर ओनली वन आउटपुट एंड वन इनपुट एट अ टाइम। सीसो। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया। सेम चीज मैं चाहता, सेम चीज अगर मैं चाहता तो मैं डिस्क्रीट के लिए भी कर लेता। सेम चीज अगर मैं चाहता तो मैं डिस्क्रीट के लिए भी कर लेता भाई। ठीक है, वहां पे क्या फर्क होता भाई, वहां पे इस इक्वेशन में ये फर्क होता, आप लिखे होते एक्स एन प्लस वन इज ए एक्स एन प्लस बी यू एन। करेक्ट। अब यहां आप लैप्लास नहीं लेते, आप यहां जेड ट्रांसफॉर्म लेते, आप यहां पे बेटा जेड ट्रांसफॉर्म लेते। जेड ट्रांसफॉर्म लेने पे ये बनता जेड, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है बेटा जेड ट्रांसफॉर्म की, ये आपके जेड ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। अब फिर देखो जेड एक स्केलार है, उसमें से आप नहीं सबट्रैक्ट कर सकते हो क्या, एक मैट्रिक्स। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेड के साथ आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी। जेड के साथ क्या लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी। अब जब आप बेटा इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तब आप लिखेंगे एक्स जेड इक्वल टू जेड आई माइनस ए इनवर्स बी यू जेड। अब y होता है सी एक्स प्लस डी यू, सी एक्स प्लस डी यू। अब जब आप इस पे भी z ट्रांसफॉर्म लेंगे सी एक्स जेड, तो देखो बस हो क्या रहा है ना कि आपका जो s है, s की जगह z आ जा रहा है। इफेक्टिवली अगर आप सोचें तो यही तो हो रहा है। s की जगह z ही तो आया है भाई। और यहां पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, एट अ टाइम बेटा आपको जो है ना एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट लेना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया डिस्क्रीट के अंदर। ये देखो, ये आप ट्रांसफर फंक्शन याद रखना डिस्क्रीट का। और पता है ये इनवर्स आ रहा है ना मैट्रिक्स का, इनवर्स कैसे निकालते हो बेटा, इनवर्स निकालते हो एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। यही तो होता है इनवर्स, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। इसीलिए मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो आ रही थी मॉड एस आई माइनस ए या मॉड जेड आई माइनस ए, क्योंकि वहां पे आपने क्या देखा था, ट्रांसफर फंक्शन से सोचा था, ट्रांसफर फंक्शन ले रहे थे ना, इस अनुसार आपने सोचा था। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में नीचे क्या आ गया था आपका, डिटर्मिनेंट आ गया था। ठीक है, नीचे मेरे बच्चों आपका डिटर्मिनेंट आ गया था।
ये बात क्लियर हो रही है? पहले बताओ भाई, यहां तक सबको क्लियर? फिर एक एग्जांपल से मैं आपको करके दिखाता हूं, फटाफट से बताओ। करें भाई? चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखो मैं आपको एक स्टेट मॉडल दे रहा हूं बेटा, ए दे रहा हूं -1 0 0 -2, मैं आपको बी दे रहा हूं 1 0 और सी दे रहा हूं 1 1। आपको यहां पे ट्रांसफर फंक्शन बताना है, तो देखो कैसे करोगे, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं। वैसे 2x2 का इनवर्स लेना तो जानते हो ना, 2 क्रॉस 2 का जो शॉर्टकट होता है बेटा, क्या करते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स लेने के लिए? डायगोनल एलिमेंट एक्सचेंज ऑफ डायगोनल नेगेटिव। देखो पहले SI माइनस ए करो, SI ये होता है। अब देखो डायरेक्ट लिखना सीखो यार, हर बार ऐसे मैट्रिक्स ना सब्ट्रैक्ट करके नहीं दिखाओगे। SI माइनस ए लिखना है, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखो। S+1 0 0 S+2, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। डायगोनल का कैसे इनवर्स लिया जाता है बेटा? डायगोनल का इनवर्स लेना बहुत ही आसान है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ डायगोनल के लिए, कभी एक नॉर्मल मैट्रिक्स में भी सारे एलिमेंट रिवर्स कर दो या सारे एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल कर दो, सिर्फ डायगोनल में होता है। अब SI माइनस ए इनवर्स बी, इससे बी मल्टीप्लाई करो, बी में है 1 0, ये आ गया। अब इसमें सी मल्टीप्लाई कर दो, बारी बारी से मल्टीप्लाई करना ना मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे होगे बेटा कि इसमें आपको दिख तो 2 पोल रहे थे, लेकिन अंत में तो एक ही पोल निकला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक पोल आपका 0 से कैंसिल हो गया होगा, तो फाइनली आपको एक ही पोल दिखा। जैसे अगर आप ये मैट्रिक्स देखोगे, ये आपकी डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म बता रही है। क्या बता रही है? डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म। इसके अनुसार आपको 2 पोल दिखने चाहिए थे, -1 और -2, ठीक है? लेकिन यहां पे आपको एक ही पोल दिखा। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू पोल 0 कैंसिलेशन। एक जो -2 वाला पोल है ना बेटा, वो कैंसिल आउट हो गया होगा। जो -2 वाला पोल है वो आपका कैंसिल आउट हो गया होगा, ठीक है भाई? ये बात क्लियर हो गई? तो अंत में एक ही पोल आया। अब सोचो कहीं एग्जाम के अंदर ऑप्शन पूछा गया होता इसके पोल बताओ, और एक जगह -1 -2 लिख दिया होता, तो कोई बच्चा मार्क करके आ सकता था, और एक जगह -1 ही लिखा होता, हो जाता ना गलत। तो इस टाइप से चेक कर लेना, डायरेक्ट पोल्स मत निकालना। अगर कभी ऑप्शन कंफ्यूजिंग लगता है, पोल 0 कैंसिलेशन जैसा कुछ बनने का चांस बनता है, तो जरूर चेक कर लेना, ठीक है भाई? तो दैट्स इट बच्चों, इसके आगे आप लोगों का असाइनमेंट है, असाइनमेंट आप लोग बना लेंगे। अब हमारे स्टेट स्पेस की असाइनमेंट पेंडिंग है, बाकी तो मैं आपके सारे असाइनमेंट करा ही चुका हूं, तो ये असाइनमेंट आप लोग बना लेंगे। कल हम लोग स्टेट स्पेस को वाइंड अप कर देंगे, उसके बाद कंट्रोलर कंपेंसेटर फ्राइडे को। तो